नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लीफुल स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस का जो शिफ्ट 2 का पेपर था, जो मैथ्स का है, जो मैथ्स का सेक्शन है, उसको हम लोग कवर करने वाले, मैथ्स का पूरा एनालिसिस करने वाले 25 क्वेश्चन का। ठीक है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को पहले विजिट करें, क्योंकि इसमें आपको मतलब CCRAS का ही शिफ्ट 1 का मैथ का और जीएस का दोनों अपलोड कर दिया गया है। और शिफ्ट 2 में जो जीके का क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है, उसको हम लोगों ने अपलोड कर दिया और ये मैथ का अपलोड कर देंगे। ठीक है, जो आपको मिल जाएगा। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं या कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास लिखा हुआ है यहाँ LDC 2 शिफ्ट 2 का बुकलेट नंबर भी है, देखिए एकदम। तो आपको यहाँ 2500 का 25 जो मैथ का आंसर है, एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा। आप बने रहे चैनल पे, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे कोई भी वीडियो अगर आता है तो आप तक वो पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस पेपर का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, आपको यहाँ सही आंसर मिलेगा। तो मुझे जो बेस्ट अप्रोच लगेगा मैं उसी तरीका से आपको बता दूंगा सॉल्व। ठीक है, हम लोग पूरा डिटेल मतलब नहीं जाएंगे सॉल्व में, पूरा डिटेल तरीका से एकदम करना होता है ना, उस तरह नहीं। हम कोशिश यही करेंगे, आपको जो सबसे आसान तरीका से आंसर कैसे जल्दी आ जाए हम वो आपको बता देंगे। ठीक है, और सही आंसर बताया जाएगा आपको। बस चैनल पे आप बने रहें, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए। अगर पी अनुपात क्यू कितना दिया हुआ, 8:15, और क्यू अनुपात आर दिया 3:2, तो पी क्यू आर आपको बताना है। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, आप लोग भी जानते होंगे। तो देखिए पी अनुपात क्यू अनुपात आर लिख लीजिए। पी अनुपात क्यू कितना दिया हुआ है, 8:15। क्यू और आर कितना दिया हुआ है, 3:2। तो यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 लिख लीजिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिख लीजिए। कितना होगा, 8×3 = 24, 8 × 3 24, 15 × 3 45, और 15 × 2 30। ठीक है, ये 3 से कटेगा, देखिए 3×8 = 24, 15×3 = 45, 3×2 30, मैंने आया कितना, पी क्यू आर कितना हुआ, 8:15:10। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए देखिए दोस्तों, अगर आप और भी किसी एग्जाम का, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे SSC का हो, चाहे वनडे एग्जाम, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके यहाँ पे आपको जो भी मटेरियल, जीएस से रिलेटेड मटेरियल, मैथ्स का भी आपको सब कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दिया गया क्या क्वेश्चन है। यदि एक मात्रा 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 है, तो मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए इंग्लिश वर्जन वाले भी देख लीजिएगा। इफ अ क्वांटिटी इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:5, द लार्जेस्ट पार्ट इज 75, फाइंड द क्वांटिटी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए उस क्वांटिटी को 3:5 में बांटा गया है। ठीक है, तो जो बड़ी भाग है वो कितना है, 75। मैंने ये 5 जो है कितने के बराबर है, 75 के बराबर दिया गया है ना, बड़ा भाग 75। तो कितना गुना हुआ बताइए, तो आप 15 गुना हुआ कि नहीं हुआ। 15 गुना आपके 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 15। तो आपको टोटल क्वांटिटी पूछा गया था, टोटल क्वांटिटी कितना है, 3 और 5 8, टोटल यही हुआ, टोटल क्वांटिटी 8। तो 8 कितने के बराबर है, 15 गुना 8 120। तो टोटल क्वांटिटी का आपका कितना हो जाएगा, 120, यानी 120 आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या 2 साल बाद 4,32,000 होने का अनुमान है, 2 साल बाद होगी। ठीक है, यदि जनसंख्या वृद्धि 20% प्रतिवर्ष है तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। वर्तमान जनसंख्या कहने का मतलब है दोस्तों, जो करंट में पॉपुलेशन क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। कहने का मतलब है वो लोग का अनुमान लगाया गया क्या, कि 2 साल बाद 4,32,000 हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है ये आपको बताना है। अगर 20% के रेट से अगर जनसंख्या मेरा बढ़ रहा है तो 20% कहने का मतलब क्या होता है, 20% का अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे तो 1/5। हाँ या ना बताइए। हाँ, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 5 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 5 अगर है जनसंख्या तो 1 बढ़ के 6 आदमी हो जाएगा, 5 आदमी है तो 1 बढ़ के 6 हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए कहने का मतलब है पहले साल 5 से 6 हो जाएगा, तो अगले साल भी 5 से 6 ही होगा, क्योंकि 20% के रेट से बढ़ रहा है। दूसरे साल तो रेट चेंज हो नहीं रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 लिख के भी आपको बता सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम कर दिए कि पहले साल भी 5 से 6, दूसरे साल भी 5 से 6, तो 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36। तो कहने का मतलब है अगर वर्तमान में 25 यूनिट जनसंख्या है तो 2 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 36 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ के 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही 36 यूनिट जो है कितने के बराबर है, देखिए तो 4,32,000 के बराबर दिया हुआ है ना आपका। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, तो 4,32,000 में से हम क्या करेंगे, 36 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो 6×4 = 36, आपका 6×7 = 42, 6×2 = 12, 72,000। 6 से फिर कटेगा तो 12, यानी 12×6 = 72, यानी 12,000 आया। 1 यूनिट आपका कितना आया, 12,000। तो करंट क्या है, करंट आपका 25 है,
क्योंकि बढ़ के ना 36 यूनिट हो रहा है, तो करंट आपका 25 है, तो 25 गुने 12,000, 1 यूनिट का मान 12,000 आया था, तो 25 गुना 50, 25 से कम 25 और 30, 5 30 और 3 जीरो तो पीछे था ही, तो 3 लाख आपका क्या हो जाएगा वर्तमान जनसंख्या, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने रंग हुए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी श्रमिक की दैनिक मजदूरी प्रति सप्ताह 20% बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन उसके द्वारा प्रति सप्ताह काम करने की घंटों की संख्या 20% की गिरावट होती है। मतलब एक सप्ताह में उसका सैलरी तो 20% बढ़ा दिया गया, दैनिक मजदूरी बढ़ा दिया गया, लेकिन क्या है कि उसका जो घंटा है, जितना वो हर दिन काम करता था, उसमें 20% का गिरावट भी हो गया। इस हिसाब से उसको सप्ताह में पहले कितना मिलता था, 500 रुपया मिलता था। देखिए, अगर वह मूल रूप से 500 प्रति सप्ताह प्राप्त कर रहा था, तो अगले सप्ताह उसे कितना मिलेगा। नेक्स्ट, जब उसका 20% दैनिक मजदूरी बढ़ा और घंटों में उसका 20% की गिरावट आई, तो उस सप्ताह में उसको कितना मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश वर्जन वाले भी देख लीजिए। द डेली वेजेस ऑफ ए वर्कर इंक्रीजेस पर वीक बाय 20%, बट द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय हिम पर वीक ड्रॉप बाय 20%। इफ ही वाज ओरिजिनली गेटिंग ₹500 पर वीक, हाउ मच विल ही गेट नेक्स्ट वीक। तो चलिए देखिए इसका कैसे करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखिए। तो देखिए फिर वही रेशियो मेथड बहुत आसान होता है दोस्तों। तो 20% कहने का मतलब है 1/5, 20% को हम फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं ना। मतलब कहने का मतलब है उसका जो सैलरी है कितना होगा, 20% बढ़ गया, मैंने 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो टाइम क्या है उसका, 20% घट गया। अब 20% कहने का मतलब है 1/5, 20% कहने का तो 1/5, अब तो घट गया ना, तो 5 में 1 घटा देंगे 4, तो समय जो है 5 से क्या हो गया, 4 हो गया, घट के 4 हो गया, 1 घट गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, पहले उसको कितना सैलरी मिलता था, 5 गुना 5 25, अभी उसको कितना मिलना चाहिए, इसका मतलब अगले सप्ताह 6 गुना 4 24, क्योंकि ये जो हम डाटा जो लिखे हैं 6 और 4, ये क्या है, पहले मतलब 20% सैलरी बढ़ने के बाद, अब 20% घंटों में कमी के बाद। ठीक है, तो पहले उसको 25 यूनिट सैलरी मिलता था, अभी 24 यूनिट। यही 25 कितने के बराबर है, देखिए तो 500 के बराबर है, दिया गया है ना। तो कितना गुना हुआ बताइए, तो 25 गुना 50 यानी 20 गुना हुआ, 20 गुना हुआ ना। तो वर्तमान में अगले सप्ताह उसको कितना मिलेगा, तो अगले सप्ताह उसको 24 यूनिट मिलना चाहिए। तो 20 इंटू 24 कितना हुआ, 24 गुना 48 यानी 480 रुपया उसको मिलना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 55 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। देखिए, ए अपने माल को लागत मूल्य से 20% ऊपर ट्रेडमार्क करता है, ठीक है। यदि वो नगद भुगतान के लिए 5% की छूट देता है, तो लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों। अ ट्रेडमार्क्स हिज गुड्स एट 20% above the cost price, मतलब लागत मूल्य में 20% एवब कर देता है, बढ़ा देता है। इफ ही अलाउज अ डिस्काउंट एट 5% फॉर कैश डाउन पेमेंट, मतलब जब आप उसको कैश में पेमेंट करते हैं तो 5% आपको डिस्काउंट भी दे देता है। हिज प्रॉफिट परसेंट फॉर दिस ट्रांजेक्शन, इस पूरे लेन देन में उसका कितना परसेंट लाभ हुआ, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए मान लेते पहले उसका कीमत मान लेते 100 रुपया था। ठीक है, उसने क्या किया, 20% उस पर लगाया, एबव कर दिया, तो 20% एबव किया मतलब 120 कर दिया, 100 का 20%, 120% कितना होगा, 120 ही होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, 120 में क्या किया, वो 5% डिस्काउंट देकर वो बेच दिया। तो 120 में अगर हम 5% डिस्काउंट देके बेच रहा है, मतलब 95% में वो बेच रहा है, तो 95% के बराबर कितना होगा देख लेते हैं। तो 0 से 0 कटा, 5 से 2 बार में, 19 बचे 95, 2 से 6 बार में। ठीक है, 19 छक 114, तो मतलब वो 114 रुपए में बेचा है, 100 रुपए में उसने खरीदा था, 20% मार करके 120 हुआ, फिर उसने डिस्काउंट दिया 5%, तो उसने 114 में बेचा। तो आप ही देखिए 100 से 114 माने 14% का आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, यानी सी आपका सही उत्तर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 144 टीन के डब्बे बेचने से राम को 6 डिब्बों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। ठीक है, यदि डब्बों का कुल लागत मूल्य 7200 है, तो एक डब्बे का विक्रय मूल्य, एक डब्बे का आपको विक्रय मूल्य क्या है ये बताने बोला गया है। बाय सेलिंग 144 टीन बॉक्सेस, राम सफर्स ए लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 boxes. If the total cost price of boxes is 7200, what is the selling price of a box? एक बॉक्स का कीमत क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो पूछा गया। तो देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। 144 टीन का डब्बा बेच रहा है, तो 6 टीन के डब्बे के बराबर लाभ हो रहा है। तो हिसाब से देखिएगा, तो लॉस अगर हमको देखा जाए कि लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है, तो देखिए 6 डब्बा पे लॉस हो रहा है, 6 डब्बा पे के विक्रय मूल्य के बराबर। हम बेच कितना रहा है इस हिसाब से देखा जाए, तो हम अगर देखा जाता तो 150, क्योंकि देखिए 6 डिब्बों के बराबर नुकसान भी तो हो रहा है। तो 144 टीन का डब्बा भले वो बेच रहा है, लेकिन 6 डिब्बों का लॉस भी है, तो 150 में ना देखेंगे हम लोग, 144 और 6 150, तो कितना परसेंट लॉस हुआ चलिए देख लेते हैं। तो अब परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100, तो 0 से 0 ये कटा, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 से 2 बार में कटा, 2 दूना 4%।
मतलब 4% का उसको नुकसान हो गया। बात समझ में आया आपको? तो देखिए 7200 रुपया तो कॉस्ट प्राइस था, उसको पूरा डब्बा खरीदने में लगा था 7200 रुपया, ठीक है। अब उसमें उसको क्या हो गया, 4% का नुकसान हो गया, तो उसने 96% के इक्विवेलेंट बेचा होगा। तो देख लेते हैं 96 के इक्विवेलेंट कितना में उतना मतलब विक्रय मूल्य क्या है, देख लेते हैं। तो 20 से 2 जीरो कट गया, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं 72 गुना 96, इसको गुना करके समय नहीं गवाते हैं, ठीक है। मतलब उसने इतने रुपए में उसने तो बेचा है, ठीक है। लेकिन कितना डब्बा बेचा उसने, 144 डब्बा बेचा है। उसने बेचा कितना डब्बा है, 144 डब्बा बेचा है। तो चलिए काट लेते हैं, 72 गुना 144, 2 से ये 48 बार में कट गया, यानी मतलब एक डब्बे का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 48 रुपया हो गया। ये आपका एकदम सही उत्तर हो गया। समझ में आया? देखिए ये जो 96% हम लोग निकाले, ये तो क्रय मूल्य था ना 7200, उसका 96% पे ही तो बेचा, नुकसान किया ना 4%। जब देखिए यहाँ 4% नुकसान निकाले, मतलब इतना में उसने बेचा, 72 गुना 96, इतना रुपया में उसने बेचा। तो पूछ रहा पर डब्बा का विक्रय मूल्य, तो उसने 144 डब्बा बेचा था ना, इसलिए 144 से डिवाइड करके एक डब्बा का हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समय क्या दिया हुआ, 8 वर्ष बढ़ने पर 1500 पर साधारण ब्याज में 30 की वृद्धि हो जाती है, तो प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रतिशत की दर है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1500 इंक्रीजेज बाई 30 व्हेन द टाइम इंक्रीजेज बाई 8 years द रेट ऑफ परसेंट पर एनम इज। कहने का मतलब है 1500 रुपया है, ठीक है। उसका पहले जो रेट था 8 साल उसमें बढ़ा दिए तो भी रेट वही है, रेट में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बस 8 साल बढ़ने से आपको क्या हो रहा है, 30 रुपया ज्यादा मिल रहा है। बात समझ में आया? तो आपको बताना है कि वो रेट क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, देखिए पहले मान लेते हैं वो 1500 रुपया पे आर का रेट से टी समय के लिए उसको जो ब्याज मिलता था। बात समझ में आया? ये भी एक ब्याज है। अब क्या हो रहा है, उसी 1500 रुपया पे वही आर है ना, लेकिन अब टाइम क्या हो रहा है, T+8 हो जा रहा है, मैंने आप तो समय बढ़ जा रहा है ना, टी प्लस ये प्लस है, ठीक है, T+8, मैंने अब तो समय 8 साल बढ़ा दिए बटा 100, ये भी एक ब्याज है। तो इस ब्याज का इस ब्याज से अंतर कितना है, 30। ये जो ब्याज है इससे कितना है, 30 रुपया ज्यादा आपको देना दे रहा है, क्योंकि 8 साल बढ़ गया बोल के, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए तो क्या कॉमन जा रहा है, देखिए तो 1500 गुना आर बटा 100 आपका कॉमन चला गया, तो अंदर बचा क्या, T+8 माइनस टी। देखिए टी ऐसे ही यहां से हट गया। बात समझ में आया? ये देखिए T+T माइनस टी कट गया ना। आपको आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हुआ, 30 गुना 100 बटा में यहाँ पे आपका होगा 1500 गुना ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए इसको कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो ये चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये चला गया, ठीक है। 3 से ये 5 बार में चला गया, 5 से ये 2 बार में चला गया, 2 से ये 4 बार में, 1/4, 1/4 कहने का मतलब है 0.25% रेट आपका हो गया। बात समझ में आया? यानी बी आपका एकदम सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उन पूरे वर्षों की कम से कम संख्या ज्ञात करें जिनमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि दोगुने से अधिक होगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का तो ट्रिकी लग रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए 20% कहने का मतलब क्या है, 20% कहने का मतलब 1/5 फ्रैक्शन में देखे तो हमको समय बताना है कि किस समय में जो है मेरा जो राशि जो है, मैंने जो हम पैसा लगा रहे हैं वो दोगुना से अधिक हमको देगा। बात समझिए, ठीक है। मतलब अगर हम 5 रुपया लगा रहे हैं तो हमको 6 रुपया मिलेगा। ये कब, पहला साल में, पहला साल में तो कंफर्म है कि 5 अगर लगा रहे तो 6 मिलेगा। लेकिन ये तो देखिए 2 गुना हो रहा है, क्या 2 गुना से ज्यादा हो रहा है, नहीं। तो हम वही बोला कि कितना समय में होगा बताइए। तो अगर हम इसका देखिए, अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो 25 से ये 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 2 साल में कितना, फिर भी देखिए 2 गुना नहीं हो पा रहा, देखिए 25 ये है, 36 ये है, तो अभी एक ही गुना में है, 1 गुना समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको 2 गुना से ज्यादा करना है, तो हम डायरेक्ट अब क्या करते हैं, 5 का पावर 4 कर देते हैं। 5 का पावर क्या करते हैं, 4 कर देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 625। उसी तरह 6 का पावर 4 कर देते हैं, 6 का पावर 4 मतलब 6 का 36, 36 तक 216, 216 इंटू 6, 6 36, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, यानी 1200, 6 दूनी 12, 1296। देखिए 1296। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, खुद देखिए आप, 625 का लगाएं आप, जब पावर 4 की मतलब 4 साल 1296 होगा। ये आप देखिए तो 2 गुना से ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि 625 गुना कितना होता है, 1250 होता है, तो 2 गुना से तो ज्यादा आइए 1296 है, मैंने 2 गुना से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, 4 वर्ष। तो ये यहाँ पे ऐसे समझना आपको पड़ता है, ठीक है। देखिए हम पावर में क्या किए, देखिए 2 पावर ले गए तो नहीं हुआ, 2 गुना नहीं हुआ,
3 पावर करते तो भी नहीं होता, तो डायरेक्ट 4 पावर जब जैसे किए, मैंने 4 साल जैसे किए, तो कितना हो गया, 2 गुना से ज्यादा हो गया। एकदम 2 आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, सुमन ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए 16,000 की राशि का निवेश किया, बात समझ में आया, और परिपक्वता पर 17,640 की राशि प्राप्त की, ब्याज की दर क्या है। देखिए, उसने 16,000 रुपया लगाया और उसको कितना मिला, 17,640 मिला। आपको रेट बताने के लिए कहा गया है, बात समझ आ रहा, आपको रेट बताने के लिए कहा गया। सुमन ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए लगाया, ये भी आपको दिया गया है। सुमन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹16,000 फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 17,640 ऑन मैच्योरिटी, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों, इसको पहले हम लोग काट के छोटा करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ पे इसको 4 से काटे, 4 चौको 16 यानी 400 हो गया। 4 से काटे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं प्रिंसिपल से, ये तो प्रिंसिपल है ना, और ये मेरा अमाउंट है ना, 16,000 लगाया, 17,640 मिला, मैंने प्रिंसिपल से ये अमाउंट, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आप देखेंगे तो 400:441, लेकिन कितने साल के लिए है, ये तो 2 साल के लिए है, तो इसको हम क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो 1 साल पे आ जाएगा, क्योंकि देखिए 2 साल है ना, तो इसलिए स्क्वायर रूट कर रहे हैं। अगर 3 साल होता तो क्यूब रूट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 400 कितना का स्क्वायर है, बताइए कितना का स्क्वायर रूट होगा, 20 का, 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 20, और 441 का 21, मतलब अगर हम देखें तो 20 से 21 पहला साल में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो रहेगा। तो देखिए कितना परसेंट बढ़ा, 20 से 21, मैंने एक बढ़ा किससे, 20 में इंटू 100, तो 20 25 100 यानी 5% आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5% आपका क्या होगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी से 2 गुना अच्छा काम करने वाला कामगार है, और साथ में वे एक साथ 18 दिनों में पूरा करते हैं, ये अकेले कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। आसान सा क्वेश्चन है। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। ठीक है, समझ में आया, ये अकेला करेगा तो कितना दिन में करेगा। यहाँ पे आपको देखिए इफिशियंसी दे दिया गया, यानी क्षमता आपको दे दिया गया है। ये क्या है, बी से 2 गुना अच्छा है ना, अगर बी 1 यूनिट कर रहा है तो ए कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट करेगा, उतना ही समय में ए 2 यूनिट करेगा, क्योंकि ये तो 2 गुना अच्छा है। ठीक है, तो दोनों मिला के एक साथ कितना यूनिट करेंगे, दोनों मिला के अगर करेंगे तो एक साथ कितना यूनिट करेंगे, 3 यूनिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया देखिए, और साथ में वो एक साथ काम करते हैं तो 18 दिनों में काम करते हैं। तो टोटल काम कितना हुआ, देखिए टोटल काम 18 दिन, और दोनों मिलकर करते कितना है, 3, तो टोटल काम कितना हुआ, 54 यूनिट टोटल काम है। अब ये कौन करेगा, क्योंकि अब पूछा जा रहा है ए अकेले कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा, तो ए एक दिन में कितना यूनिट बनाता है, 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो 27 आपका सही उत्तर हो गया, यानी 27 दिन में पूरा कर देगा, डी आपका एकदम सही उत्तर हो गया। बात समझ में आया, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, 3 पुरुष जो है 4 महिलाओं के बराबर कमाते हैं, 4 महिलाएं 6 लड़कों के बराबर कमाती हैं, 8 लड़के क्या दिया हुआ है, 10 लड़कियों के बराबर कमाते हैं। यदि कोई लड़की एक दिन में 500 कमाती है, ठीक है, कोई लड़की एक दिन में 50 कमाती है, सॉरी 50 कमाती है, तो एक पुरुष की कमाई होगी। पुरुष का कमाई पूछना है, जब एक लड़की का कमाई दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे इसको देखिए करने का, इसको पहले रेशियो में तो आप निकाल लीजिए कि महिला जो पुरुष है, पुरुष का अनुपात, महिला का अनुपात, लड़का का अनुपात और लड़की का अनुपात क्या होगा, फिर आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए हम लोग लिख लेते हैं, एम फॉर मेल यानी मैन, डब्ल्यू फॉर वोमेन, बी फॉर बॉय एंड जी फॉर गर्ल। ठीक है, तो मैन से वोमेन का रेशियो क्या है, 3:4 यानी 4:3 हो जाएगा, 4:3। वोमेन से सॉरी बॉय का कितना है, देखिए तो 4 से 6 दिया हुआ ना इधर, 4 से 6। चलिए इसको काट के पहले छोटा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, एक ही बात है, 3 से कट रहा है, 3:2, वोमेन से बॉय का 3:2। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग देख लेंगे बॉय से गर्ल का, देखिए इसको भी काट के छोटा कर लेते हैं, 2 से 2 चौको 8, 2 पचे 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। अब इन सबको एक साथ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ नीचे थोड़ा देखिएगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, तो देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 डाल देते हैं, यहाँ भी 3 डाल देते हैं, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अब हमको देखिए दिया गया है कोई लड़की 50 कमाती है, तो लड़की का मतलब यहाँ पे देखिए ये जो गर्ल है, 3 दूना 6 चौका 24, आपको निकालना क्या है, पुरुष का कमाई, तो हमको बाकी वोमेन और बॉय से कोई मतलब नहीं है, हमको पुरुष का निकालना है। तो देखिए 5 से 15 चौको कितना होता है, 60। ठीक है, इस 60 यूनिट का वैल्यू निकालना, जो ये 24 यूनिट है उसका 50 दिया हुआ है, 24 बराबर आपका क्या है, 50 है, तो 1 यूनिट बराबर 50 बट्टा
24। ठीक है, आपको निकालना है 60 यूनिट का, तो इंटू 60 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, 6 दहिया 60, 6 चौको 24, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 से ये 25 बार में कट गया, यानी 25 पचे 125 आपका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा स्पेस की वजह से कंजेस्टेड हो गया, समझ लीजिएगा, वीडियो को फिर से देख के आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है दो वर्गों के विकर्ण, 3:2 के अनुपात में उनके क्षेत्रफल का अनुपात। एकदम आसान है, ये तो डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं बिना पेन उठाए भी। 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, खत्म। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर यानी 4, 9:4, यानी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। देखिए हम लोग को एक फॉर्मूला पता है ना कि जब आपके पास डायगोनल दिया हुआ है और आपको अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए, अगर वर्ग की विकर्ण दी हुई है, अगर उसका क्षेत्रफल पूछा जाए, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, बताइए, होता है कि नहीं, यही होता है। तो चलिए देखिए, दोनों का तो विकर्ण आपको दिया ही हुआ है ना। देखिए तो मतलब कहने का मतलब हाफ इंटू D1 स्क्वायर, मान लीजिए इसको हम पहले वाले को D1 मान लेते हैं और दूसरा का हाफ इंटू दूसरा वाले को D2 मान लेते हैं, D2 स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ तो ऐसे ही दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो D1 क्या है, पहले वाला का 3 है तो 3 का स्क्वायर अनुपात दूसरे वाले का क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9:4, डायरेक्ट ऐसे आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। इसको मेथड से भी कर सकते हैं, एक सवाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों, लेकिन कौन सा सवाल जल्दी रिजल्ट देगा हम वही तरीका अपनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है 12 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी पॉलीगन है तो फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। तो 12 साइड है और उस पॉलीगन का आपको डायगोनल निकालना है कि कितने डायगोनल होंगे जिसके 12 साइड है। तो देखिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल निकालने का, विकर्णों की अगर संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्णों की संख्या, अगर नहीं याद है तो लिख लीजिएगा, क्या होता है, n इंटू n-3/2। ये होता है विकर्णों का संख्या निकालना है अगर किसी भी पॉलीगन का साइड दिया हुआ है तो n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है साइड, जिस पॉलीगन का बात किया जा रहा है उसका साइड। तो यहाँ पे देखिए 12 भुजा वाला पॉलीगन है ना, तो n कितना है 12, तो 12 - 3 9/2, तो 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 6 9 54, 54 तो क्या होगा आपका विकर्ण होगा, यानी बी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए दिया गया है 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक वृत्त के अंदर एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या के अंदर, चलिए एक वृत्त बना लेते हैं, बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर एक वर्ग है, चलिए एक वर्ग बना लेते हैं, फिगर पे मत जाइएगा दोस्तों। ठीक है, ये एक वर्ग है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंदर एक वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो वर्ग है इसका एरिया निकालना होगा आपको। ठीक है, तो वर्ग का भुजा पता चलेगा तब ना हमको, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, हम थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला आप लोग सीखे थे ना, डायगोनल से डायरेक्ट स्क्वायर, डायगोनल हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर कर देते तो वर्ग का एरिया निकल जा रहा था। देखिए अगर एक बात कह रहे हैं, बताइए इसका अगर रेडियस कितना दिया हुआ है 4, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो पूरा कितना होगा बताइए, तो पूरा 8 होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। ये जो पूरा है ये पूरा 8 होगा कि नहीं होगा, ये जो पूरा जो वृत्त का जो व्यास होगा, व्यास जो है कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही जो व्यास है जो 8 हो गया है, यही आप बताइए वर्ग का विकर्ण है कि नहीं है, बताइए तो ठीक से, वर्ग का विकर्ण है कि नहीं है तो बस यहीं से डायरेक्ट निकाल दिए। क्या फॉर्मूला जानते हैं, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल क्या है 8, 8 का स्क्वायर, तो देखिए हाफ इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 32 दूना 64, 32 आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ये तो ऐसे आप क्या करते हैं, पहले आप इसका डायगोनल से आप साइड निकालते, फिर साइड का स्क्वायर करते तो भी आपका एरिया आ जाता है। लेकिन जब डायगोनल पता है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, डायगोनल का स्क्वायर करके उसको आधा कर दीजिए तो वर्ग का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन बोला गया है भोपाल के लिए 2 रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 9 बजे और एक 8:30 बजे चलती है। ठीक है, और क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलती है, तो दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ी एक साथ मिलेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्पीड डिस्टेंस टाइम का। देखिए लेकिन देखिए दोनों का स्पीड तो दिया है, एक का दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले का दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन दोनों का टाइम सेम नहीं है, टाइम भी देखिए एक 9 बजे खुलता है और एक 8:30 बजे खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात देखिए दोस्तों, जो स्पीड का रेशियो है पहले वाले ट्रेन का 90 है, यानी 9:8 के अनुपात में है ना, ये जो देखिए 90 है, ये 80 है, 9:8 के अनुपात में है स्पीड का रेशियो। तो हम लोग जानते हैं स्पीड का रेशियो क्या होता है, टाइम के रेशियो के रिवर्स होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम आपको कितना लगेगा, 8:9 लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो
जब चूंकि स्पीड का रेशियो 9:8 है तो टाइम उसका जस्ट रिवर्स होगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा होने से आपको क्या लगेगा, समय कम लगेगा, और स्पीड कम होने से समय आपको ज्यादा लगेगा, इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो 9:8 का अनुपात में अगर आपका स्पीड है तो टाइम 8:9 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यही जो है जो आधा घंटा ज्यादा ले रहा है, देखिए ना 9 बजे खुलता है, 8:30 बजे खुलता है, मैंने आधा घंटा ज्यादा कौन ले रहा है बताइए तो। आधा घंटा बाद में कौन खुला, ये जो 90 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा है वो आधा घंटा मैंने बाद खुल रहा है। तो हिसाब से देखिए जो ये जो अंतर है, जो टाइम का अंतर है 1 मिनट, ये कितने के बराबर है, हाफ आवर के बराबर। आधा घंटा को हम 1/2 लिख सकते हैं ना, हाफ घंटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब आप देखिए, तो इसका मतलब अगर हम देखें इसका टाइम, जो इसका स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, जिसका स्पीड 90, इसी का स्पीड ना 90 किलोमीटर पर आवर है, उसका टाइम कितना लगता है उसको देखिए तो 1 यूनिट बराबर आया हाफ, तो 8 यूनिट बराबर 1/2, यानी 2 चौको 8, 4 घंटा लगता, 4 घंटा लगता। और उसका स्पीड कितना है 90, तो स्पीड इंटू टाइम, 4 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, 36 किलोमीटर जाएगा, 360, 9 चौके 36, सॉरी 360 किलोमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम इस डाटा का यूज करके भी हम 360 ला सकते थे, आसानी से ला सकते थे। कैसे ला सकते थे चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए इसका स्पीड कितना है 80 किलोमीटर, इसको टाइम से मल्टीप्लाई, 1 यूनिट बराबर हाफ, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुना हाफ, यही हो जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे 2 से, ये कितना बार में 40 बार में कटा, तो 4×9 = 36, ऐसे भी आपका 360 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीका से आप ला सकते थे। ठीक है, 360 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चलिए क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कार की औसत गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, चालक पहले इसकी औसत गति में 40% घटाता है और फिर 50% बढ़ा देता है, तो अब नई औसत गति क्या है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड था, पहले 40% घटाया, मैंने कितना किया 60%, 60 के इक्विवेलेंट किया, 60% किया, फिर वो 50% बढ़ा दिया, मैंने 150 कर दिया, 150/100। अब ऐसे इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से ये 1 जीरो, 1 जीरो कट गया। अब इसको 5 से 3 बार में, 5 से ये 20 बार में। ठीक है, अगर इसको हम काटे तो 2 से 3 बार में काटेंगे, 2 से ये 10 बार में काटेंगे। अब गुना कर दीजिए ऊपर, 3×3 = 9, 9×5 = 45, और 9 से 63 और 4 67 बट्टा में 10, तो कितना आ जाएगा 67.5, 67.5 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको और एक तरीका से भी निकाल सकते थे, आप टोटली मैंने देखते कि कितना परसेंट ओवरऑल उसका घट रहा है या बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप उसका निकाल सकते थे। जो एक फॉर्मूला है ना, x+y+xy/100, ठीक है, घट रहा था तो माइनस लगा देते, जहां पे माइनस लगेगा वहां घट रहा है तो वहां माइनस लगा देंगे, और जहां बढ़ रहा है वहां प्लस करके, इस तरह से करके आप देख लेते ओवरऑल कितना परसेंट का ये हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, फिर उसका भी डायरेक्ट आप उतना परसेंट निकाल देते। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, एक आदमी स्थिर पानी में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है और धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा का वेग कितना दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे 10 किलोमीटर धारा की दिशा में और वापस धारा के विपरीत तैरने के लिए कितना समय लगेगा। मैंने 10 किलोमीटर वो गया कब, एक धारा के साथ गया, और 10 किलोमीटर फिर आया लेकिन धारा के विरुद्ध आया, जिसमें पानी का आपको दिया गया है कितना, स्थिर पानी में उसका 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड है आदमी का, और धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए जब धारा के साथ जाएगा तब तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 3+2 जुड़ जाएगा, आदमी का और प्लस धारा का दोनों का जुड़ जाएगा, क्योंकि आप खुद ही समझिए ना, धारा जिस तरफ बह रहा है और आदमी भी उसी तरफ तैर रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगा ना उसको। ठीक है, तो जब वो धारा की दिशा में जाएगा तब उसका स्पीड क्या होगा, 3+2 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो जब धारा के विपरीत जाएगा, 3-2 विपरीत जा रहा है, मैंने माइनस कर देंगे आप, 1 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना क्या है, कितना समय लगेगा। तो देखिए एक बात देखिए दोस्तों, 10 किलोमीटर वो धारा के साथ गया तो उसको 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो एक समय आया, फिर वही 10 किलोमीटर वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया तो एक समय आया, तो 5×2 = 10, 2 और 1 से 10 गया 10, यानी 10 और 2 12, क्या 12 घंटा आपका क्या आया, समय आया, यानी 12 घंटा आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, ये एक समय और ये एक समय, दोनों समय मिलकर टोटल 12 घंटा उसको समय लगा जाने और आने मिलाते। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 68 नंबर। देखिए दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन, यदि XYZ अंक है तो समीकरण 2x7 + 3y8 + 4z9 बराबर 1144 आपका दिया हुआ है, इसका योग दिया हुआ है। तो XYZ का मान आपको पूछा गया है। इफ XYZ आर डिजिट्स इन द इक्वेशन, ठीक है, जिसमें क्या है दिया हुआ, इसका सम कितना दिया है 1144, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z, ये आपको निकालना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए 2x7 3
4y8 एंड 4z9, इसका जो योग है यानी जोड़ जो है 1144 है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक्स वाई जेड का आपको मान पूछा गया, तीनों का जो एक्स वाई और जेड का सम करेंगे तो कितना होगा। यहाँ पे देखिए 9 8 7 15 9 24, ये तो ठीक है 4, तो कैरी आया 2, 2 आया ना। तो बताइए आप ही दोस्तों, बताइए एक्स वाई जेड क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 कैरी भी जुड़ेगा तो 4 होना चाहिए, एक्स वाई जेड यहाँ पे 4 होना चाहिए कहने का मतलब है। तो बताइए ऑप्शन से देख के आप ही बताइए, क्या 22 नहीं हो सकता, क्योंकि 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24, तो 24 का यहाँ पे 4 उतर जाएगा। 22 में 2 जोड़ेंगे यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड 22 होना चाहिए, जिसमें 2 कैरी जुड़ के 24 हो गया, यानी 4 यहाँ पे आ गया, तो फिर 2 कैरी हो गया, तो 3 2 5 4 9 और 2 ये 11 प्रूफ पूरा, यानी 22 आपका सही उत्तर हो गया। बात समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 33p जो है 3 से विभाज्य है। 33p आपको कितना से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो p का सबसे बड़ा मान क्या ले सकते हैं आप, p का आपको पूछा है सबसे बड़ा मान आप क्या ले सकते हैं, आप खुद ही सोचिए। देखिए कोई भी संख्या अगर 3 से विभाज्यता का नियम अगर आप जानते हैं तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि तीन जो भी संख्या है उन संख्याओं का अगर डिजिट का हम सम करते हैं, जोड़ करते हैं, अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पक्का का पक्का वो पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे खुद देखिए 3 और 3 6, 3 और 3 6, ये पी पे आप क्या ले सकते हैं कि ये मतलब 3 उसको डिवाइड कर दे, तो पी पे आप बताइए खुद 6 हुआ, 6 में और 3 जोड़ते तो 9 हो जाता, लेकिन 3 तो ऑप्शन में है नहीं। आप ही बताइए क्या ले सकते हैं, आप बड़ा से बड़ा लेने के लिए कहा गया तो 9 ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 3 6 9 6 15, 15 को अगर हम 3 से डिवाइड देंगे तो 5 बार में कट गया। ठीक है, तो पी बड़ा मेरा क्या हो सकता है 9 ही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप अगर 8 भी लेते हैं तो क्या होता है 6 8 6 14, लेकिन 3 से तो डिवाइड होता नहीं है। 5 लेते हैं तो भी नहीं होता, 3 3 6 5 11, वो भी 3 से डिवाइड होता नहीं है। 2 लेते हैं तो देखिए 3 3 6 2 8, वो भी 3 से होता नहीं है, तो 9 ही एक ऑप्शन था, डी का सही उत्तर हो गया। बात समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए दिया हुआ है 153 इंटू 698 को जब 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 153 इंटू 698 इज डिवाइडेड बाय 5। देखिए उसको आसानी से करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको बहुत सारे तरीकों से आप कर सकते हैं, आपको तो शेषफल निकालना है ना। तो देखिए आपको डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते थे, देखिए 8 इंटू 3 8 तरीका 24, 8 इंटू 3 8 तरीका 24, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई देखिए सिर्फ 8 तरीका 24, 24 को आप जब 5 से डिवाइड देते हैं तो कितना आता है बताइए। तो 24 को 5 से डिवाइड देते हो तो शेषफल क्या आएगा 4, 5 से डिवाइड देने पे ही बोला गया ना, तो शेषफल 4, तो 4 आपका सही उत्तर हो गया, डायरेक्ट 4 आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। नहीं तो आप अगर इंडिविजुअली भी डिवाइड देते, इंडिविजुअली मतलब 153 को आप 5 से डिवाइड देते गुना फिर आपको 698 को भी 5 से डिवाइड देते, तो इसमें रिमाइंडर कितना आता 3 आता। ठीक है, इसमें रिमाइंडर कितना आता आपका, यानी आपका इधर आता, इसमें भी आपका आता 3 आता ना, तो 3 3 का कितना होता 9, 9 को तो फिर हम 5 से डिवाइड दे सकते हैं, तो फिर 5 से डिवाइड देते तो क्या रिमाइंडर बचता, शेषफल क्या बचता 4 ही बचता। ठीक है, समझ में आया, यानी सी आपका एकदम सही उत्तर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या ज्ञात की जो 55 से पूर्णतः विभाजित है। आपको 55 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, आपसे ये पूछा गया है। देखिए अभी 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है। देखिए मैंने फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 55। देखिए यहाँ पे सबसे आसान तरीका आपको बता रहे, सबसे आसान, इसको मेथड से भी आप कर सकते हैं। देखिए मेथड से करते तो कैसे करते हैं, 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, अगर हम देखें तो 9999 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है। चूंकि हमको देखना है कि 55 से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, तो हम इसको 55 से डिवाइड देके देखते हैं, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देंगे, फिर बता देंगे कि 55 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, जो संख्या होगी 4 अंक की बड़ी से बड़ी। तो देखिए 55 एकम 55। इसके बाद में आपको आसान तरीका भी बताऊंगा। ये आया 4, 9 में से 5 गया 4, 449। देखिए इसको कितना बार में ले चले बताइए, तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, नहीं इसको लेते 8 बार में, 8 बार में लेंगे तो 440 आया आपका 9 और 9, तो फिर 55 एकम 55, मतलब 4 और 4। तो देखिए जब हम 55 से 9999, ये तो सबसे बड़ी बड़ी संख्या होती है, तो इसको जो 55 से हम डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा मेरा 44, आ रहा 44। इसका मतलब 9999 में 44 ज्यादा है, तो 44 को माइनस कर देते, 9999 में 44 को माइनस कर देने से मेरा 55 उसको एक्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो इधर 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, यानी 99 55 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया प्रोसेस, लेकिन आसान तरीका देखिए आप खुद ही देखिए। यहाँ पे देखिए 55 से डिवाइड होने का मतलब है वो संख्या 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 11 गुने 5 क्या होता है 55 होता है।
तो जो संख्या 5 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा, हम बता सकते हैं वो संख्या 55 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये संख्या जो है, ये 9 से तो हो रहा है, लेकिन सॉरी 11 से तो हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, तो ये तो होगा नहीं। ये संख्या देखिए, ये 5 से तो हो रहा है लेकिन 11 से तो होगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। और ये दो संख्या है जो 11 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, लेकिन आपको पूछा गया है बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए एकमात्र यही वो संख्या है ना, देखिए जो बड़ी है, इन दोनों में बड़ी कौन है, यही बड़ी है। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया गया है, एक आदमी अपने कंप्यूटर पर 5 से 700 तक के अंक टाइप कर रहा है। वो कितनी बार अपने कंप्यूटर की संख्यात्मक कुंजी को दबाता है, मतलब जो नंबर्स रहते हैं ना, न्यूमेरिक की नहीं रहते कंप्यूटर में, उस नंबर की को वो कितनी बार दबाएगा जब वो 5 से 700 तक के अंक टाइप करेगा तब। ठीक है, ए मैन इज टाइपिंग 5 to 700 नंबर्स ऑन हिज कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइम्स डज ही प्रेस द न्यूमेरिक कीज टू ही ऑफ हिज कंप्यूटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए समझिए क्वेश्चन को, बात ध्यान से समझिए। देखिए 5 से 700 तक के अंक टाइप करना है, बात समझ में आ रहा है? तो आप एक बात बताइए, देखिए हम अब अभी हम यहाँ का नहीं ध्यान दे रहे, 5 से 100 तक का हम ध्यान नहीं दे रहे, 5 से 100 तक का हम ध्यान नहीं दे रहे, हम यहाँ से ध्यान दे रहे 101 से लेके 700 तक। आप एक बात बताइए, 101 से लेके 700 तक कितने संख्या होंगे? आपको पता चलेगा 600 संख्या होंगे कि नहीं होंगे? 101 से 700 तक कितने संख्या है? 600 संख्या है। और हर संख्या में कितने अंक है? देखिए तो 3 है, 1 2 3, 3 डिजिट तक है। 700 तक अगर देखें तो हर संख्या में 3 डिजिट है ना, क्योंकि आप नंबर को जब दबाइएगा एक बार रहता है, दो देखिए नंबर क्यों आप देखे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 रहता है ना, यही 10 डिजिट रहता है ना नंबर की में। तो देखिए तो हर संख्या में 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो आपका मतलब हर संख्या को आपको एक बार करके दबाना पड़ेगा, यानी 3 बार करके दबाना पड़ेगा। तो 6 से 600 इंटू 3 यानी 1800, तो 1800 बार तो आप नंबर को दबाइएगा ही दबाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 से 100 तक देखना है, तो 5 से 100 तक देखने के लिए देखिए इसको हम समझते हैं यहाँ पे 10 से लेके 99 तक। 10 से 99 तक देखिए कितने संख्या हो गए? 90 संख्या हो गए। ये 90 संख्या जो है 2 अंक करके है ना, 1 और 0 9 और 9, ये 2 अंक करके, तो 9 दूनी 18 यानी 180। 180 बार यहाँ भी एक बार दबाइएगा, इसको जोड़ेंगे। और एक बात देखिए, जो हम लोग 5 छोड़े थे, 5 6 7 8 9, इसको भी दबाइएगा। और 100 को भी छोड़ के रखे थे, 100 का 3 डिजिट 1 2 3, 100 का भी 3 डिजिट, यहाँ पे 5 डिजिट और 3 डिजिट 8 डिजिट, यहाँ भी जुड़ गया। तो 8 8 8 और 1 9, 1988, यानी 1988 बार आपको उस नंबर को दबाना पड़ेगा। आपको जितना भी नंबर की जो यूज करेंगे तो 1988 बार आपको दबाना पड़ेगा 5 से 700 बार तक के अंक टाइप करने के लिए। बात समझ आया? फिर से एक बार समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए 101 से लेके 700 तक जो है हम संख्या जो लिखेंगे 600 संख्या होगा। हर संख्या में 3 डिजिट होगा, तो 3 डिजिट कहने का मतलब है हर संख्या को आपको एक बार करके दबाते हैं ना आप, तो 3 बार करके दबाइएगा ना, तो 600 इंटू 3 1800 बार हो गया। अब यहाँ पे 5 से 100 तक जो छोड़ के रखे थे हम, उसमें पहले 10 से 99 तक देखे, तो 10 से 99 तक देखिएगा तो 90 संख्या, तो 90 संख्या हर संख्या में 2 डिजिट, तो 90 दूना 180, तो 180 जुड़ेगा। अब 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 5 डिजिट यहाँ पे, और 100 का जो छोड़ के रखे तो वहां पे 3 डिजिट, 2 को भी 2 बार जीतना पड़ेगा ना, और 1 को 1 बार, तो 3 और 5 8, तो ऐसे जीत के 1988 एकदम सही उत्तर आपका हो गया। बात समझ आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या का पता लगाया जिसे 9100 से घटाकर इसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। तो देखिए 9100 से घटाकर पूर्ण वर्ग बनाना है, आप सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है। देखिए 9100 से अगर हम 50 घटाएंगे तो 9050 आएगा। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए यहाँ पे और एक जीरो होना चाहिए था, तो ये नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। 100 बनाएंगे, 100 घटाएंगे तो 9000 होगा, तो 9000 जो है ये देखिए ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये 30 का क्यूब है, ये जो है क्यूब नहीं है, सॉरी 30 का क्यूब नहीं है, गलत बोल रहा हूं मैं, ये 9000, ये तो स्क्वायर नहीं है, इतना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 30 का स्क्वायर तो 900 होता है, ये 9000 है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 25 नहीं 75, हाँ 75 आप माइनस कीजिए, देखिए तो 9100 में 75 माइनस किए तो 9025 होगा। और ये कितना का स्क्वायर है जानते हैं? 95 का स्क्वायर है, तो 95 का स्क्वायर जो होता है 9025 होता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 75 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। 74वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का औसत m है, दो संख्या, कोई भी दो संख्या का औसत m है, एक संख्या n है तो दूसरी संख्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? मतलब दोनों संख्याओं टोटल नंबर अगर दोनों संख्याओं का देखिए एवरेज, तो 2 इंटू एम, 2m होगा, उसमें से एक संख्या क्या है? n है, तो माइनस कर दीजिए 2m में से, ये तो दोनों संख्याओं का योग 2m आया, उसमें से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या पूछा गया था ना, तो एक संख्या को माइनस कर दिए 2m माइनस n, तो दूसरी संख्या 2m माइनस n आएगा, यानी आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन यही है आपका। देखिए क्या दिया हुआ है,
48m प्लस 48n बराबर 2880। तो m प्लस n का मान आपसे पूछा गया है, m प्लस n का औसत पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए 48m, सॉरी सॉरी दोस्तों, ये क्या दिया है, एक मिनट, ये वाला आ गया, देख तो एक बार देख। ओए ए, इसको देखना ये कैसे हटेगा, ये वाला बॉक्स। उसमें क्लिक करके डिलीट मार जाए। तीन जगह से राइट का झमेला आ गया यार। देखिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन, 48m प्लस 48n बराबर 2880 दिया है, तो m और n का औसत क्या होगा। इफ 48m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 2880, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ m प्लस n, सॉरी m एंड n का। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया 48m प्लस 48n बराबर कितना दिया हुआ है आपका 2880। अब यहाँ पे 48 कॉमन ले लीजिए, तो m प्लस n आपको मिल जाएगा। m प्लस n बराबर कितना होगा 2880। तो m प्लस n बराबर हो गया आपका 2880 डिवाइडेड बाई 48। 48 से डिवाइड देंगे तो कितना, अच्छा इसको 12 से देते हैं पहले, तो 12 चौक 48, इसको देंगे तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 4 से ये कटेगा नहीं 60, 60 आ गया आपका। यानी m प्लस n आपका कितना आ गया 60 आ गया। चूंकि इसका एवरेज निकालना है तो m प्लस n कितनी संख्या होगी 2, तो 2 से फिर डिवाइड दे दीजिए, तो एवरेज आपका आ गया कितना 30। 30 आपका सही उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपका यहाँ पे जितना भी आंसर बताया गया है सारा का सारा करेक्ट आंसर है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चूंकि दोस्तों ये देखिए एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें एकदम जल्दी से जल्दी मैंने कोशिश किया आपको बता देने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगला कोई भी वीडियो अगर आता है। रीजनिंग वगैरह का भी आप लोगों को कोशिश करेंगे, अगर चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो रीजनिंग का भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही।